जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये जो भारतीय इतिहास की श्रृंखला चल रही है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का आज अंतिम क्लास होने वाला है। इससे पहले वाली क्लास में सिंधु सभ्यता के कौन कौन से पुरास्थल से, इसके बारे में हमने आपको बताया। सिंधु सभ्यता में वो जो पुरास्थल पाए गए थे वो कहाँ कहाँ थे, उनकी क्या स्थिति थी, क्या दिशा और दशा थी, वो हमने आपको बता दिया। कौन कौन से प्रमाण मिले उसको बता दिया, खोजकर्ता और किस सन में खोजे गए, पूरा मैप पे हमने आपको बहुत शानदार तरीके से बता दिया। अब इसके बाद अंतिम क्लास में आज हम लोग देखेंगे इनकी संस्कृति, मतलब इनका रहन सहन, खान पान, धार्मिक दशा, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, और उसके बाद ये सिंधु सभ्यता का पतन कैसे होता है। तो यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन का मुख्य कारण। देखिए, सिंधु सभ्यता के पतन के मुख्य कारण की अगर हम लोग बात करें तो ज्यादातर विद्वानों का मानना है अलग अलग हिसाब से, लेकिन जो सबसे उपयुक्त प्रमाण बताया गया पतन का मुख्य कारण वो बाढ़ का आना था। तो जो पतन का मुख्य कारण था वो बाढ़ का आना था। इसका प्रमाण कहां से मिला? मोहनजोदाड़ो से मिला है। इसका प्रमाण मोहनजोदाड़ो से मिला है। क्या मिली है? बालू की 7 परत पाई गई है। और बालू की 7 परत का मतलब, जैसे ये मोहनजोदाड़ो पूरा स्थल था तो इसमें पानी यहां तक भरा, तो एक बार जब यहां तक पानी भरा तो एक लाइन पूरी रेखा यहां तक आ गई। जैसे अभी कोई कमरा वगैरह है, अगर उसमें पानी भर जाए इतना और काफी दिन तक वो भरा रहे, उतने दिन दूर में आप क्या देखते हैं? निशान बन जाता है, एक लाइन। फिर उसके बाद जो है दोबारा जब बाढ़ आई तो एक लाइन यहां तक दिख गई। फिर तीसरी बार जब बाढ़ आई तो पता चला यहां तक लाइन दिख गई। ऐसे ऐसे करके बालू की 7 परत पाई गई। कै परत पाई गई? 7 परत। इसको देख के अनुमान लगाएगा। अच्छा, जो परत इसमें पाई गई तो ठीक है, इसके अलावा जो भी कंकाल पाए गए, जितने भी कंकाल थे, है ना, जितने भी कंकाल थे, ये सारे कंकाल की एक अंगुली तक भी नहीं टूटी थी। और ये कितनी इनकी संख्या थी? 21 नर कंकाल थे। बात करें तो ये जो 21 नर कंकाल हैं, इनकी एक अंगुली भी नहीं टूटी थी। तो इससे अनुमान लगाया गया। और ये है कहाँ? ये आपका मोहनजोदड़ो है। तो मोहनजोदड़ो से ये चीजें मिली हैं। तो बाढ़ का सबसे उपयुक्त आने का, जो बाढ़ का सबसे उपयुक्त कारण बताया गया, वो यहीं से ही मिला। और इससे एकदम क्लियर हो गया, वो बालू की 7 परत ने ही इसको मजबूत कर दिया कि जो सिंधुवासी थे ये अगर भगे हैं, यहाँ से गायब हुए हैं, इनकी सभ्यता विनाश में आई है, तो कहीं ना कहीं उसका मुख्य कारण है बाढ़ का आना। इसी आधार पे था। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि इनका सामाजिक जीवन कैसे रहा था। बात करें तो इनकी जो सभ्यता थी, सभ्यता वो किस प्रकार थी? तो इनकी जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता। अब इसका प्रमाण कैसे पता चलता है कि ये नगरीय सभ्यता थी? देखिए, एक नगर में क्या होती है? एक नगर में बेहतरीन सड़कों का एक अच्छा जाल होता है, चारों तरफ कॉलोनियां बनी होती हैं, ऐसे ऐसे सड़कें निकाली रहती हैं, ऐसे ये एक दूसरे को समकोण पर जो है काट रही होती हैं। ठीक, ऐसे ऐसे करके तमाम जो है सड़कें पाई गई। तमाम सड़कें, एक दो सड़कें नहीं, तमाम सड़कें जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को समकोण पर क्या करती थी? काटती थी। ये देखिए, ये समकोण पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं? काट रही हैं। समकोण पर ये देखिए एक दूसरे को काट रही हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो पाई गई सड़कें, ये पूरी तरह से ये सड़कों का जाल था। सड़कों का क्या है? जाल है। इस पद्धति को क्या कहा गया? ग्रीड पद्धति। क्या कहा गया इसको? ग्रीड पद्धति। जाल जैसे बिछी हुई थी और इन सड़कों के किनारे किनारे नालियां बनी हुई थी, खंभे गड़े हुए थे, सारी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं थी। जो एक नगर में, जो एक शहर में व्यवस्था होनी चाहिए, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर थी। जो इनका समाज था, समाज वो मात्र सत्तात्मक था। वो क्या था? मात्र सत्तात्मक। इसका मतलब ये हुआ कि घर की जो सबसे मुखिया हुआ करती थी, मालकिन होती थी, वो मात्र सत्तात्मक ही था। नगरीय सभ्यता थी, सड़कें एकदम पूरी तरह से जाल जैसी बिछी हुई थी और ये लोग पढ़े लिखे थे। क्या थे? पढ़े लिखे थे। व्यवस्था उत्तम थी। इसका प्रमाण कहां से मिला है? तो इसका प्रमाण मिला है धौलावीरा पुरा स्थल से। 10 अक्षरों की एक नेम प्लेट मिला है और इस पे जो है क्या लिखे गए हैं, वाडेल महोदय ने पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक कोई पढ़ नहीं पाए। उन्होंने ही सबसे पहले इसको प्रयास किया। अब इस पे कुछ ऐसे ही संकेताक्षर लिखे गए हैं कि जो आज तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ठीक, आज तक नहीं पढ़े जा सके हैं। ये जो 10 अक्षरों की लिपि है, ये अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। वाडेल महोदय ने सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन भैया सफलता नहीं मिली इनको। सफलता जब नहीं मिली तो कहने का मतलब है कि अभी तक ये पढ़ी नहीं जा सकी है।
अब ये थी कैसे, ये भी सवाल बनता है। तो ये चित्राक्षर एवं भावात्मक थी, अक्षर एवं भावात्मक का। तो चित्राक्षर भावात्मक का मतलब होता था कि चित्रों के माध्यम से चीज़ों को ये लोग समझ जाते थे। जैसे अगर आप रास्ते में जा रहे हैं तो आप ऐसे निशान देख लेते हैं, ये लिखा कुछ नहीं है, लेकिन मन में ये भाव आ गया कि यार ये हमें लगता है आगे रेलवे लाइन है, क्या क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे पटरी है, लिखा नहीं है। चित्रों के माध्यम से मन में क्या आ गया, भाव आ गया। और आप आगे ऐसे बढ़ते हैं, ऐसे आपको एक सिंबल दिखता है, ये प्लस का निशान, और इस पे एक बिस्तर लगा हुआ, तो ये कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का सिंबल है। और आगे आप बढ़ते हैं, ऐसे लाइन दिखता है, ऐसे बना होता है ये। अब इसको देख के हमारे मन में आ गया कि इसका मतलब ये लिखा नहीं है, ये तो हम लिख दिए हैं, ये अस्पताल, अस्पताल, और ये अवरोधक है, अवरोधक ब्रेकर है। क्या हुआ कि ये देखने में क्या है, भावात्मक है, तो इसको देखकर मन में क्या आ गया, भाव आ गया। तो जब मन में भाव आ गया तो ये कहीं ना कहीं कैसी थी, भावात्मक थी। अब ये लिखते किस तरफ से किस तरफ थे, तो दाएं से इनकी जो लिखावट थी, लिखावट दाएं से बाएं की तरफ थी, दाएं से बाएं की तरफ थी। इनकी लिखावट कैसे थी, दाएं से बाएं की तरफ थी। जब दाएं से बाएं थी, ऐसे दाएं से बाएं थी, ऐसे कलम उठाते नहीं थे, फिर ऐसे कर देते 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 थे, ऐसे ऐसे करके ये देखी गई। तो आप देखे होंगे, इसको गौमूत्रिका भी कहा जाता है। बैल गाय जब होते हैं, जब वो पेशाब करते हैं और जब रास्ते में चलते रहते हैं, तो देखिए ऐसे ऐसे करके सिंबल बन जाता है। किसान जब हल जोतता है तो वो भी ऐसे 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 करके जोतता रहता है। सांप देखिए चलता है तो ऐसे ऐसे करके चलता रहता है। तो उसके बाद जो कढ़ाई वगैरह की जाती है, देखिए एक गोल फ्रेम होता है और उसके ऊपर कपड़ा लगा दिया जाता है, फिर उसके ऊपर फ्रेम के ऊपर एक उसका सपोर्टर होता है, फिर उसको कस दिया जाता है, फिर एक निडिल होती है, उसमें देखिए ऐसे 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 करके डिजाइन। तो इसके अन्य नाम हैं, तो इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, अन्य नाम, इसको क्या कहा गया, इसको हलावर्त शैली कहा गया, इसको जो है सर्पिलाकार शैली कहा गया, इसको गौमूत्रिका शैली कहा गया, सर्पिलाकार, हलावर्त, गौमूत्रिका शैली। और उसके बाद जो है, जो ऐसे छेद की जाती है तो ब्रुष्टोफेदन शैली कहा गया, ब्रुष्टोफेदन शैली। ये किस तरफ से किस तरफ लिखी जाती थी, तो आपने लिखावट इसका देख लिया कि ये दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, और अभी तक ये पढ़ी नहीं जा सकी है। वाडेल महोदय ने इसको पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन जो है वो सफलता नहीं पाए। और इस सभ्यता के पतन का जो मुख्य कारण बताया गया, वो बालू की जो 7 परत मोहनजोदड़ो से पाई गई। तो बाढ़ का आना सबसे उपयुक्त कारण इसका बताया गया, क्या, बाढ़ का आना। तो सबसे पतन का जो मुख्य कारण था वो क्या था, बाढ़ का आना, बाढ़ का आना। तो बाढ़ का आना, बाढ़ आई, इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला, बालू की 7 परत पाई गई, और यहीं से ही नरकंकाल पाए गए। इन नरकंकालों की एक अंगुली तक भी नहीं टूटी थी। तो युद्ध की अगर बात करें या कोई महामारी आई रही होगी, तो महामारी आती, लोग बीमार होते, कोई अंग प्रभावित होता, जैसे आपको हमने बताया सल सर्जरी का प्रमाण मिला है, एक बच्चे का जो कंकाल या सिर मिला है उसमें 6 छिद्र किए गए हैं, 6 छिद्र, तो कहीं ना कहीं शल्य सर्जरी या चिकित्सक को प्रमाणित करता है। मतलब वो जो छेद किए गए हैं वो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से किए गए हैं। इसी से पता चलता है कि इसका मतलब ये लोग ऑपरेशन वगैरह भी करते थे। तो कहने का मतलब एक नगरीय जो व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्या थी, यहाँ पे विकसित थी। तो इनका जो सामाजिक जीवन था, सामाजिक जीवन का मतलब है कि जाति वगैरह इस तरह से कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, जाति वगैरह का। तो इनकी जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, पूजनीय इनका पशु क्या था, प्रिय पशु क्या था, और उसके बाद और महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आपको बताते हैं इनकी मुद्रा वगैरह। अब हम लोग देख लेते हैं कि और महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ से क्या क्या मिली। देखिए सबसे पहले तो ये लोग देखें कि इन लोगों को 2 फसलों की जानकारी नहीं थी। कौन कौन सी फसल थी, दाल और गन्ने से अपरिचित थे। अब आप कहेंगे कि चना का प्रमाण तो मिला था, चना का प्रमाण, भाई सरसों और चना का प्रमाण मिला है, लेकिन दाल का प्रमाण नहीं मिला है। मतलब चने को फोड़ के उसको अलग करने का इन लोगों का प्रमाण नहीं मिला है। अब आप कहेंगे जब गन्ना नहीं था
तो ये लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ठीक। इनका जो सबसे प्रिय पशु की अगर हम लोग बात करें तो प्रिय पशु इनका क्या था? इनका जो प्रिय पशु था वो कुबड़ वाला बैल था। वहीं पूजनीय पशु की अगर हम लोग बात करें तो एक श्रृंगी पशु था। एक श्रृंगी पशु जैसे गैंडा वगैरह आप लोग देखते हैं, असम में काजीरंगा में गैंडा वगैरह पाए जाते हैं, तो कुछ अपना इनका रहा होगा एक श्रृंगी, क्या था कैसे नहीं। ठीक। तो इनका सबसे प्रिय पशु कुबड़ वाला बैल था और सबसे पूजनीय पशु की अगर हम लोग बात करें तो एक श्रृंगी था। ठीक। दूसरी चीज है, कहीं से भी मंदिर मस्जिद गिरजाघर का प्रमाण नहीं मिला है। मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। मात्र देवी की मूर्तियों का प्रमाण मिला है। ठीक। अब उसमें पशुपति शिव की भी मूर्ति मिली है। पशुपति शिव की भी मिली है। मात्र देवी की मूर्ति का भी प्रमाण मिला है। मात्र देवी की मूर्ति, लेकिन कहीं से भी मंदिर मस्जिद गिरजाघर चर्च इसके प्रमाण नहीं मिले हैं। हाँ, मूर्तियों का प्रमाण मिला है। ठीक। फसलों की अगर हम लोग बात करें तो लगभग सभी फसलों की जानकारी इनको थी, लेकिन दाल और गन्ने की जानकारी नहीं थी। मिठास के लिए ये लोग शहद का प्रयोग करते थे। कुबड़ वाला बैल जो था आप देखते होंगे उसके डिल रहता है, तो डिल जो इसे गले के ऊपर ऐसे, यहाँ गले के ऊपर ऐसे उठा रहता है, हिलता रहता है, जो बहुत बड़ा हो जाता है। उसमें देखिए जो ज्वाठा लगाया जाता है, किसान लोग जब खेत जोतते थे, भाई हल का प्रमाण मिला है बनावली से मिट्टी का बना हल मिला है, और उधर आपके कालीबंगा से नालियों का प्रमाण मतलब कूड़ का प्रमाण मिला है। तो इसको सबको देख के अनुमान लगाया गया कि इसका मतलब ये लोग खेती वगैरह करते रहे होंगे। तो कुबड़ वाले बैल उसमें ज्वाठा ऐसे लगा देंगे और आराम से तता 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 करके जोतेंगे। अब तो देखने को ही नहीं मिलता है। पूजनीय पशु एक श्रृंगी पशु था। किसी भी पुरास्थल से मंदिर का प्रमाण नहीं मिला, लेकिन मूर्तियों का प्रमाण मिला है। हमने पशुपति की मूर्ति आपको पहले ही बता दी है कहाँ से मिली है, और उस पर जो अंकन वगैरह है वो भी आपको बताया गया है। ठीक। बाकी और क्या था, ये लोग मनोरंजन में पासा खेलते थे। इसका मतलब हुआ कि इनकी जो स्थिति थी, जो एक नगरीय सभ्यता के अंतर्गत होनी चाहिए, वो बहुत मजबूती के साथ यहाँ पे दिख रही थी। ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया, इनकी अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था में हम लोग व्यापार को भी देख लेते हैं। तो इनकी व्यापार वगैरह क्या थी, तो इनकी जो मुद्राएं मिली हैं वो कहीं ना कहीं मिट्टियों की बनी हैं। मुद्राएं जो मिली हैं वो कहीं ना कहीं मिट्टी की बनी है, और जो पकी मिट्टी थी वो उसी की बनी हुई थी, उसको टेराकोटा कहते थे। तो इनकी जो मुद्राएं बनी हुई हैं, मुद्राएं टेराकोटा की बनी है। टेराकोटा की बनी थी। टेराकोटा क्या होता है? पक्की ईंट या मुद्रा। मतलब जो मिट्टी को उसका मुद्रा का रूप दिया गया, सिक्का का रूप दिया गया, तो उसी को जो है पका दिया गया, तो पके की ही टेराकोटा कहते हैं। इनको रुपए पैसे नोटों और सिक्कों की जानकारी नहीं थी। मतलब सैंधववासी को रुपए पैसे नोटों सिक्कों की जानकारी इनको नहीं थी। पैसों की जानकारी नहीं थी। इसकी जानकारी नहीं थी तो इनका व्यापार कैसे होता था? एक सवाल ये भी बनता है। तो इनका जो व्यापार होता था, व्यापार वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। तो वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है? वस्तुओं का आदान प्रदान। जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ गेहूं हो गया, किसी के यहाँ धान हो गया, गेहूं वाले धान को दे दिए, धान वाले से ले ली। किसी के यहाँ चना ज़्यादा हो गया, किसी के यहाँ सरसों, उनको वो दे दिए। उनको गाँवों में देखिए अभी भी, जैसे मान लीजिए कोई जो जहाँ कमज़ोर लोग हैं, उनकी अर्थव्यवस्था उतनी ज़्यादा नहीं है, क्षेत्र थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, वहाँ भी देखिए रात में या दिन में अचानक कोई आ जाए मेहमान, तो देखिए कोई चाय पत्ती कहीं से मांग लेते हैं, चीनी किसी से मांग लेते हैं, ऐसे करके जो है उसकी अपनी व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन जो शहरों में है उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। लोगों को रुपए पैसे नोटों और सिक्कों की जानकारी नहीं। फारस की मुद्रा भी मिली है, फारस की मोहर भी मिली है। इसका मतलब इनका व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर एक दूसरे देश के साथ होता था। लोथल से क्या मिला है? लोथल से एक ममीनुमा लाश मिली है।
अब इसका संबंध जो है ये तो कहीं ना कहीं ये मिस्र से बताया जाता है। तो जब इसका संबंध मिस्र से था तो अब इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये लोग व्यापार वगैरह भी करते रहे होंगे, व्यापार वगैरह भी करते रहे होंगे। मेलुहा शब्द का जो प्रयोग किया गया है, मेलुहा, मेलुहा, ये जो मेलुहा है ये सिंधु सभ्यता का पुराना नाम है। अब ये मिला कहाँ से है? तो ये मिला है बेबीलोन से। बात करें तो बेबीलोन जो है वो आपका फारस की खाड़ी के पास है, मेसोपोटामिया का क्षेत्र है। बेबीलोन हो गया, सीरियन हो गया, कैंडरियन हो गया, सुमेरियन हो गया। तो इनका प्रचार बेबीलोन और सुमेरियन से भी होता था। तो व्यापारिक स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो ये लोग वही कौड़ियों का प्रयोग करते थे, मुद्राओं का प्रयोग करते थे, है ना। जैसे गाँव में कहते हैं अरे का भैया तोरे फूटी कौड़ी नहीं है, तो वही स्थिति है, कौड़ियों का लेन देन वगैरह करते थे। फारस की मोहर, विदेशी मुद्रा वगैरह का भी प्रमाण मिला है। मतलब उस तरीके से रुपये पैसों नहीं, बस केवल ये संकेत के मतलब कि हाँ ये कोड डिकोड में हम ले जाके ये दिखा दिए, जहाज अगर आई तो चलो ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ से आई है, इसमें ये सामान है, उसका कोई बहुत मतलब नहीं था। तो इन लोगों को रुपए, पैसे, नोटों, सिक्कों की जानकारी नहीं थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार इनका कृषि था, दूसरे नंबर पे पशुपालन था, और व्यापार वाणिज्य की अगर बात करें तो वही सामानों का जो है आदान प्रदान था। इनका रहन सहन कैसे था? तो मकान वीआईपी मिले ही हैं, 3-3, 4-4 मंजिला भवन मिले हैं, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। धार्मिक की अगर हम लोग बात करें तो इन लोगों को हमने पहले ही बता दिया कि मंदिर वगैरह का प्रमाण नहीं मिला है, वही था इनका। तो इनका रहन सहन हो गया। अब खान पान की बात करें तो खान पान में ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। उसके बाद जो है कृषि भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण थी। अब कृषि में जैसे मुख्य खाद्य इनका हो गया गेहूं, जौ, और उसके बाद चावल, चना, सरसों। खाद्यान्न की अगर लगभग बात करें तो यही दाल और गन्ने को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी चीज़ों की इनकी जानकारी इन लोगों को थी। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग और देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता से और भी क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। जैसे देख रहे हैं कि कांसे का रथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कांसे का बना रथ का प्रमाण कहाँ से मिला? दैमाबाद। देखिए सैंधववासी कांसे धातु का प्रयोग सबसे ज्यादा मात्रा में करते थे, इसी कारण इसको कांस्ययुगीन सभ्यता। सबसे बड़ी विशेषता है कि कोई एक नग्न पुरुष था जो इसको चला रहा था। हमें लगता है कि कुछ अकाल या कुछ ऐसी दैवीय स्थिति रही होगी जो इस प्रकार से ऐसा लोग किए थे। एक पूरा स्थल आपका मांडा है, एक राखीगढ़ी है, एक सुरकोतदा है, एक धौलावीरा। ये 4 ऐसे पूरा स्थल हैं जो तीनों काल से जुड़े थे, मतलब हड़प्पा के पहले, हड़प्पा के समय और हड़प्पा के बाद, है ना, ये थे। उसके बाद तलवार देखिए लोहे की बनती है, तो ये लोग तलवार से परिचित नहीं थे। युद्ध की गतिविधि का भी यहाँ से कोई प्रमाण नहीं मिला है, तो तलवार और युद्ध से भी ये पूरी तरह से अपरिचित थे। पकी मिट्टी के बर्तन को क्या कहते थे? टेराकोटा कहते थे। पकी मिट्टी के बर्तन को टेराकोटा। सिक्का जो था वो टेराकोटा से, एवं मोहर जो थी वो स्टैटिक या सेलखड़ी से बनी हुई थी। ईरान से क्या क्या चीजें मिली हैं? ईरान से टिन मिला है, शीशा मिला है, चांदी मिला है, सोना, मतलब चांदी, सोना, शीशा, टिन, सभी का प्रमाण की अगर हम लोग बात करें तो ईरान से मिला है। लोथल से आटा पीसने के 2 पत्थर के पाट मिले हैं बड़े बड़े, तो उसको देख के अनुमान लगाया गया इसका मतलब ये लोग आटा पीसते थे, इसका मतलब गेहूं था। तो आटा पीसने के 2 बड़े बड़े पत्थर के, ये किसके बने होते थे? पत्थर के बने 2 पाट मिले थे। वहीं लोथल से चावल और रंगपुर से धान की भूसी का प्रमाण मिला है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। दूसरी चीज है सैंधव लोगों के लिपि का ज्ञान मुख्यतः कहाँ से मिलता है? तो मुहरों से मिलता है। उसी मुहरों से ही पता चलता है कि सैंधववासी लिखे पढ़े थे, लेकिन भले अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, लेकिन उसका प्रमाण मिला है। सैंधववासी जो है अग्नि की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा, पशुपति पूजा। वहीं पर जॉन मार्शल ने पशुपति शिव को आदि रूप बताया है। आदि रूप तो कहने का मतलब मंदिर वगैरह नहीं थी, लेकिन इन लोगों की पूजा पाठ में मान्यता थी। वहीं पर मृदभांड, मृद मतलब मिट्टी और भांड मतलब बर्तन, मुख्यतः किस रंग के बने थे? लाल एवं गुलाबी रंग के इन लोगों के बने थे। तो इस प्रकार सिंधु सभ्यता से जो महत्वपूर्ण चीजें थी, जितना आपके एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास था सरल भाषा में और ज़्यादा से ज़्यादा मैटर कम समय में
सबसे बड़ी बात यह है कि कम समय में वीडियो की संख्या भले ज़्यादा है लेकिन 25-30 मिनट की वीडियो है, तो इसको अगर 1 घंटे में कन्वर्ट किया जाएगा तो मान लो 6 क्लास हुई है तो ये ऑटोमेटिक 3 ही क्लास में हो जाएगा। और मैटर हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास कर रहे हैं, भले कम समय में है। कम समय में इसलिए है ताकि आपको देखने में भी आसानी हो जाए और थोड़ा सा अपलोडिंग में भी आसानी हो जाती है। तो उम्मीद और विश्वास है चीज़ें आपको समझ में आ रही है। ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अब अगला टॉपिक हम लोग देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज, ऐतिहासिक रूपरेखा, ताम्रपाषाण काल, नदी घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इतने टॉपिक समाप्त हो गए। अब अगला जो आपका नया चैप्टर शुरू होगा वो वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति या वैदिक युग शुरू होगा। और वो एक पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। ये 1750 में इसका पतन हुआ और 1750 में जब इसका पतन हुआ तो 1500 में उसका एक तरह से विकास हुआ। तो 250 साल का जो अंतर है, क्या है, कैसे है, आर्य कैसे भारत में है, क्या उनकी स्थिति, किस दर्रे से भारत में प्रवेश किए, ये सब शुरुआती अगले वाले क्लास में हम आपको बहुत शानदार तरीके से बताएंगे। तो इतने टॉपिक आज आपके समाप्त हो गए। उम्मीद और विश्वास है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।